बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ आई एम स्टार्टेड द फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। जो हमारे पास फ्रुक्टोज हम डाइट के अंदर लेते हैं वो 10% अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न डाइट। जो ये अमेरिकन बुक लिखी है तो ये वेस्टर्न डाइट के अंदर ये माना जाता है कि जो 10% ऑफ द कैलोरीज हैं डाइट के अंदर वो हमारे पास जो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं 10% कैलोरी जो है वो फ्रुक्टोज हमारे पास सप्लाई करता है। अबाउट 55 ग्राम उनकी इंटेक बनती है फ्रुक्टोज की डेली। सो फ्रुक्टोज वो डाइट के अंदर लेते हैं। अब डाइट के अंदर जो मेजर सोर्स है सुक्रोज का वो डाइसैकेराइड सुक्रोज है। डाइसैकेराइड सुक्रोज का क्या मतलब है कि हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज डाइसैकेराइड की फॉर्म में इंटेक करते हैं। अब डाइसैकेराइड की फॉर्म में इंटेक कहाँ पे किस फॉर्म में, ये जो अब टेबल शुगर खाते हैं, शुगर केन के अंदर से जो शुगर निकलती है, शुगर बीट के अंदर से जो शुगर निकलती है, ये हमारे पास जो टेबल शुगर है ये इसके अंदर ये डाइसैकेराइड सुक्रोज है। ये क्लीव्ड हो जाती है ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज के अंदर, ना कि सुक्रोज ना ही डाइसैकेराइड फॉर्म में भी होता है एज वेल एज इन द मोनोसैकेराइड फॉर्म के अंदर भी इंटेक होता है। लाइक मोनोसैकेराइड के अंदर हमारे पास हनी बेस्ट सोर्स है, फ्रूट्स हैं एट्सेट्रा। और जो फ्रुक्टोज है उसकी सेल के अंदर जो एंट्री है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है और ये इंसुलिन को प्रमोट भी नहीं करता, उसकी सिक्रीशन को भी प्रमोट नहीं करता, ना इसके साथ इंसुलिन का लेना देना ही नहीं है कि सेल्स के अंदर इसकी जो एंट्री है वो भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट है एंड इट डज नॉट प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन। और ये दोनों इफेक्ट जो हैं ग्लूकोज के अपोजिट हैं। ग्लूकोज की एंट्री भी कई टिश्यूज़ के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट है और ग्लूकोज इंसुलिन की सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। तो ये दो फर्क इसके अंदर आ जाते हैं। अब फ्रुक्टोज जो है कोई भी शुगर है उसको मेटाबोलाइज करना है वो सर्कुलेशन के अंदर। आपको पता है कि फ्रुक्टोज की इंटेस्टाइनल सेल से बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब वो सर्कुलेशन में आ गई है। आपको पता है कि सर्कुलेशन में आने के लिए उसको सेल में एंट्री करने के लिए फॉस्फोराइलेशन लाजमी चाहिए होती है। बिकॉज फॉस्फोराइलेशन के मैं पहले भी बेनिफिट्स बता चुका हूँ। बिकॉज एक दफ़ा जब किसी चीज़ की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो वो एक आगे अपने मेटाबॉलिक फर्ज कर लें आपके अपने मेटाबॉलिज्म की तरफ वो रवाना हो जाती है। वो किस तरीके के जब भी किसी चीज़ की हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होती है तो वो सेल मेम्ब्रेन को फिर क्रॉस नहीं कर सकती। जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी तो वो आगे की तरफ यानी मेटाबोलाइज्ड ही होगी। अब वो दोबारा ये नहीं होगा कि सेल मेम्ब्रेन को एक दफ़ा उसने क्रॉस किया अंदर गई है फिर थोड़ी देर बाद जनाब दोबारा सर्कुलेशन में आ जाएगी। दूसरी बात फॉस्फोराइलेशन का बेनिफिट ये है कि जब फॉस्फोराइलेशन होती है तो इंजाइम की डायनेमिक्स चेंज हो जाती है और इंजाइम इजीली उस चीज़ को करेक्ट करते हैं और उसको मेटाबोलाइज्ड कर लेते हैं। और जब यही फास्फेट ग्रुप रिमूव होता है, कई जगह हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था, तो हमें एनर्जी भी मिलती है। अब फास्फोराइलेशन होती है दो इंजाइम है। हमने कहा था कि हेक्सोकाइनेज सिर्फ स्पेसिफिक ग्लूकोज के लिए नहीं है, ना कि ये दूसरे भी शुगर्स जो है उनको, जो 6 कार्बन शुगर हैं उनको ये फास्फोराइलेट करता है। तो ग्लूकोज भी 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन है। तो वो फ़र्क कहाँ पे है कि ग्लूकोज सिर्फ एल्डो शुगर है और फ्रुक्टोज कीटो शुगर है, लेकिन है तो 6 कार्बन। लेकिन हेक्सोकाइनेज का जो केएम है फ्रुक्टोज के लिए वो बहुत हाई है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जिस चीज़ का केएम बहुत हाई हो तो अफिनिटी बहुत लो होती है। तो इट मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रुक्टोज चाहिए कि हम हेक्सोकाइनेज से फॉस्फोराइलेट करा सकें। तो अब इतना ज़्यादा फ्रुक्टोज हम तो सिर्फ 10% 55 ग्राम ओनली लेते हैं, 10% डाइट के अंदर आता है। तो हम क्या करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे पास एक एंजाइम बनाया फ्रुक्टोकाइनेज जो स्पेसिफिक है किसके लिए, फ्रुक्टोज के लिए। अब ये पूरी बॉडी के अंदर नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफिक टिश्यूज़ के अंदर है, लाइक लीवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और एंजाइम भी है एल्डोलेज बी। अब आपने ये याद रखना है कि फ्रुक्टोकाइनेज जो है वो लीवर, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। ये क्या करता है, इसकी जो डायनामिक्स देखें तो इसका केएम बहुत लो है, मींस इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। एफिनिटी किसके लिए, एज ए नेम सजेस्ट दैट फ्रुक्टोकाइनेज इज स्पेसिफिक फॉर द फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज के लिए स्पेसिफिक है। ये फ्रुक्टोज को चेंज कर देता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट के ऊपर एल्डोलेज बी एक्ट करता है। देखें कि अल्लाह ताला ने कॉम्बिनेशन बनाया, लीवर, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्रुक्टोकाइनेज है, लीवर, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्डोलेज बी बना दी है। अब जैसे ये फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में चेंज होता है तो एल्डोलेज बी आता है, इसकी क्लीवेज कर देता है। अब एल्डोलेज जो है उसके 3 आइसोमर्स है, ए, बी एंड सी। हमारे पास ए जो है मोस्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ द बॉडी के अंदर है,
बी जो है लीवर, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, और सी जो है हमारे पास ब्रेन के अंदर है। ए, बी एंड सी तीनों हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की क्लीवेज करते हैं जो ग्लाइकोलिसिस में बनता है। लेकिन एक एल्डोलेस बी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये होता है लीवर, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को क्लीवेज कर देता है ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर और ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर। इसका बुक से मैं आपको ग्राफ के जरिए बताता हूँ कि आगे ये फर्दर मेटाबोलाइज क्या होगा कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यहाँ तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा सकता है या ग्लाइकोलिसिस में। ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो फास्फोग्लिसराइड्स की सिंथेसिस में जा सकता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस में जा सकता है, वो ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू कर सकता है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा सकता है। तो ग्लिसरल्डिहाइड के बेशुमार फेट हैं, लेकिन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन के फेट हैं कि ये हमारे पास जा सकता है या तो ग्लाइकोलिसिस में या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जा सकता है। और अब हम कर लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई फ्रुक्टोज इज लिपोजेनिक, कि ये हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। क्यों ये इसको लिपोजेनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कंपेयर करें तो फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के मुकाबले के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ऐसा क्यों होता है कि वो क्यों फास्ट है उसका मेटाबॉलिज्म? फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म एज कम्पेयर टू द ग्लूकोज क्यों फास्ट है? ये इसकी एक डायनामिक्स है कि जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बना है ये डायरेक्टली क्लीव हो गया ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। इसने वो ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 उसको बाईपास कर दिया है। वो मेजर रेगुलेटरी स्टेप है। जब एक मेजर रेगुलेटरी स्टेप बाईपास हो जाएगा तो रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म के ऊपर कोई चेक करने वाला, उसको कोई एक्टिविटी को कोई चेक करने वाला बैठा नहीं होगा सुपरवाइजर। ये इंजाइम एज अ सुपरवाइजर एक्ट कर रहा था फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज और रेगुलेशन कर रहा था। जब वहाँ पे एक सुपरवाइजर ही नहीं बैठा, वो इंजाइम ने उसको रेगुलेटरी स्टेप को इसने बाईपास कर दिया है, तो दैट्स व्हाई इट्स मेटाबॉलिज्म इज फार मोर रैपिड देन द ग्लूकोज because it favors the triose production from the fructose 1 phosphate in a rapid sequence। कि ये हमारे पास बहुत इससे जो ट्राइओस फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट से हमारे पास जो ट्राइओस प्रोडक्शन होती है वो बहुत रैपिड होती है, इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है और इसलिए इसको लिपोजेनिक भी कहा जाता है। ये फैटी एसिड की सिंथेसिस के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास यहाँ पे इसने फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट कभी भी फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज नहीं होता। ये फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट डायरेक्टली क्लीव हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर और बाईपास कर देता है कौन से स्टेप को? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 वाले स्टेप को। दैट्स व्हाई इट्स मेटाबॉलिज्म इज फार मोर रैपिड देन द ग्लूकोज एंड इट कॉजेज द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ट्राइओस फॉस्फेट। और रीजन वही है कि इसने फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को क्या कर दिया है? बाईपास कर दिया। आगे इसका मैं आपको फेट समझा देता हूँ। फेट बहुत आसान है, हमने पहले ही कर लिया है कि फ्रुक्टोज जो है वो फ्रुक्टोकाइनेज आया है उसको फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर दिया है। एल्डोलेज बी आया उसने डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर चेंज कर दिया। अब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यहाँ तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा सकता है या ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है, लेकिन अगर आप देखें ग्लिसरल्डिहाइड को तो वो ट्राइओस काइनेज की वजह से हमारे पास यहाँ तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है। वो अब इस एंजाइम की मदद से यहाँ तो दोबारा ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा सकता है, यहाँ हमारे पास ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू कर सकता है। ये ग्लिसरल्डिहाइड का एक फेट हो गया। अब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की वजह से ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो ग्लिसरॉल के अंदर भी चेंज हो सकता है और ग्लिसरॉल हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में चेंज होगा और वो फास्फोग्लिसराइड एंड ट्राइसाइड ग्लिसरॉल के अंदर सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। सो देखें कि ग्लिसरल्डिहाइड के हमारे पास बहुत ज़्यादा फेट है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है यहाँ तो वो ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, यहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस में, लेकिन ग्लिसरल्डिहाइड देखें फास्फोग्लिसराइड की सिंथेसिस में भी जा रहा है, इन्वॉल्व है और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के अंदर भी इन्वॉल्व है। ये बस आपने इसका इतना याद रखना है। दूसरी हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं इसके मेटाबॉलिज्म के अंदर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। एक है हमारे पास एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया और दूसरा है हमारे पास हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। अब हमने इसके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस डीडी देखना है। एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया के अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंट होता है। फ्रुक्टोकाइनेज क्या करता था? फ्रुक्टोकाइनेज हमारे पास फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में चेंज करता था। जब यहाँ पे फ्रुक्टोकाइनेज इसकी फास्फोराइलेशन नहीं करेगा तो ये सिंपली यूरिन के अंदर आ जाएगा और इस कंडीशन को कहते हैं एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया।
और एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया एक बिनाइन कंडीशन है, इसके अंदर हमें कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, अगर नहीं है तो सिर्फ फ्रुक्टोज हमें डाइट वो यूरिन के अंदर मिल जाएगी। दूसरा डिसऑर्डर है हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। ये हमारे पास इसके अंदर जो एंजाइम डेफिशिएंट होगा वो होगा एल्डोलेज बी। वो फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में सेल में इंट्रैपमेंट तो कर देगा, लेकिन आगे उसका फर्दर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब मैंने आपको कहा था जब भी सेल में कोई चीज़ फॉस्फोराइलेशन होती है तो वो ट्रैप हो जाती है। अब वो ट्रैप तो हो गई है ना, वो आगे की रहेगी ना पीछे की, आगे तो वो जा नहीं सकता क्योंकि इंजाइम नहीं है, यहाँ से आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये इंजाइम एल्डोलेज बी डेफिशिएंट है। और पीछे वो सेल मेम्ब्रेन को दोबारा क्रॉस करके बाहर सर्कुलेशन में भी नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा, बिकॉज उसने 1 फॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक किस्म का ट्रैप कर दिया है। अब ना उसका इसके आगे चेंज हो नहीं सकता, ये इसको मेटाबोलाइज फर्दर हो नहीं सकता, तो ये जो फॉस्फेट है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये हमारे पास इन ट्रैप हो जाएगा। जब भी हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ट्रैप होगा तो याद रखें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी, और उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, वोमिटिंग मिलेगी, हेमरेज मिलेगा, हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया मिलेगा। हाइपर यूरिसीमिया क्यों मिलेगा हमारे पास, अगर फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनकॉर्पोरेट हो गया है तो अब एटीपी तो हमारे पास बनेगा नहीं, क्योंकि एडीपी प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास एटीपी बनाता है। अब हमारे पास एटीपी तो बनेगा नहीं, तो हमारे पास क्या होगा कि एडीपी से एनर्जी आने लग जाएगी। एज अ रिजल्ट एडीपी हमारे पास एएमपी में चेंज हो जाएगा, और जब एएमपी की डिग्रेडेशन होती है तो वो यूरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है, तो हमारे पास मिलेगा हाइपर यूरिसीमिया। तो ये आपने जब भी हमारे आपके पास क्लिनिकल आए तो आपने ये देखना है कि हमारे पास हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है, एल्डोलेज बी। ये एंजाइम होता कहाँ पे है, लीवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपने लीवर, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के सिम्टम्स देखने हैं। लीवर के अंदर हिपैटोमीगैली हो जाएगी, जॉन्डस हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास जो किडनी का देखें तो रीनल डिसफंक्शन हो जाएगा। बाकी आपने हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया वो तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आपको पता लग देंगे। तो ये हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस के क्लिनिकल को जज करने की ये कंडीशन है कि आपको पता हो कि एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है, आपको पता हो कि ये एंजाइम होता कहाँ पे है, लीवर, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर से एसोसिएटेड कंडीशन देखें तो जॉन्डस है, हिपैटोमीगैली है, हाइपोग्लाइसीमिया है, 3 हो गई। अगर किडनी से एसोसिएटेड देखें तो रीनल डिसफंक्शन है हमारे पास। फिर हमारे पास जनरल अगर देख लें तो हमारे पास वोमिटिंग आ जाती है, इंटेस्टाइन से कर लें तो वोमिटिंग आ जाती है, और फिर हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया। अगर ये सिम्टम्स सिनेरियो में दिए हुए हैं और उसने कहा है कि पेशेंट जो है वो जब भी कोई हनी खाता है या कोई ऐसी डाइट खाता है जिसके अंदर फ्रुक्टोज है तो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस है हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस का। एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया बिल्कुल बिनाइन कंडीशन है, एसिम्टोमेटिक कंडीशन है, कोई सिम्टम नहीं आएगा और कोई पेशेंट को मसला नहीं होगा। लेकिन हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर जब भी वो फ्रुक्टोज खा लेगा तब हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाएंगी। और ये याद रखना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो सुक्रोज की फॉर्म में हम ले रहे हैं फ्रुक्टोज यानी डाइसेक्राइड फॉर्म में या मोनोसेक्राइड फॉर्म में ले रहे हैं उसको इनहिबिट कर दें, यानी हम उसको ले ही ना डाइट के अंदर, तो हमारे पास रिमूवल कर दें अपनी डाइट से उसका ये फ्रुक्टोज का, तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। दूसरा हमारे पास मेनोज एक छोटा सा टॉपिक है। मेनोज जो है C2 एपिमर ऑफ द ग्लूकोज है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि मेनोज इज अ C2 एपिमर ऑफ द ग्लूकोज एंड मेनोज इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मेनोज जो है हेक्सोकाइनेज जो है, हमने कहा था कि जो हमारे पास हेक्सोकाइनेज है वो सिर्फ कहाँ पे गया, ये हेक्सोकाइनेज जो है वो सिर्फ ग्लूकोज को नहीं फास्फोराइलेट करता बल्कि दूसरी भी जो 6 कार्बन शुगर्स हैं उनको भी हमारे पास फास्फोराइलेट करता है। तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज करेगा, इसको फास्फोराइलेट करेगा और मेनोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देगा। मेनोज 6 फॉस्फेट हमारे पास एक एंजाइम हो रहा है फास्फोमेनोज आइसोमेरेज, उसकी मदद से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगी। और इसका यही बुक में दिया हुआ है कि मेनोज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन लिटिल मेनोज। तो मेनोज हमारे पास आता कहाँ पे है, बॉडी में जो ऑलरेडी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो जब डिग्रेडेड होती हैं तो उनकी वजह से जो मेनोज रिलीज होता है उसको हमारे पास हेक्सोकाइनेज उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको मेनोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। मेनोज 6 फॉस्फेट के ऊपर फास्फोमेनोज आइसोमेरेज एक्ट करता है और वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द
फ्रुक्टोज एंड द मैनोज। अब आपने इसको जज किस तरीके करना है कि हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज की आपको काइनेटिक्स पता होनी चाहिए, फ्रुक्टोकाइनेज का पता होना चाहिए। जो हेक्सोकाइनेज है उसका ये पता होना चाहिए कि इसकी Km बहुत हाई है फ्रुक्टोज के लिए और अफिनिटी बहुत लो है। अब Km बहुत हाई है तो ये मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्रुक्टोज जब तक नहीं होगी तब तक हमारे पास ये फास्फोराइलेट नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाया जिसका नाम है फ्रुक्टोकाइनेज। आपको एल्डोलेज बी का पता होना चाहिए ये कौन कौन से टिश्यूज के अंदर होता है, और ये डीडी याद रखना है कि इसके अंदर लीवर, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलेटेड ही हमारे पास क्या कहते हैं सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, ये एंजाइम एल्डोलेज बी होता ही लीवर, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। तो लीवर से एसोसिएटेड हिपैटोमीगैली, जॉन्डस, हेमरेज। अगर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहे तो आप वहाँ से याद रख लें वोमिटिंग, और अगर आप किडनी से देखना है तो रीनल डिसफंक्शन याद रखें, हाइपर यूरिसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हमारे पास वोमिटिंग है। तो ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डायग्नोसिस है एल्डोलेज बी डेफिशिएंट है। बिल्कुल इसी तरह के कोई मिलते जुलते सिम्टम्स हमारे पास ग्लैक्टोकाइनेज, जब हमारे पास ग्लैक्टोकाइनेज नहीं गॉल्ट एंजाइम होता है ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के अंदर, गॉल्ट एंजाइम ग्लैक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइलाइल ट्रांसफरेज, वो आगे जाके अगले लेक्चर में बताऊंगा कि वो एंजाइम जब डेफिशिएंट होता है तब भी हमारे पास क्या होता है कि इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन उसके अंदर एक हमें मिल जाता है, उसके अंदर एक कैटरेक्ट का पॉसिबल साइन होता है और दूसरा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं। तो हम इसको हेरिडिटी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस को और वहाँ पे हमारे पास जो गॉल्ट की डेफिशिएंसी होती है उसको हमने अगर जज करना है तो हम ये देख लेते हैं कि हेरिडिटी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस में कोई कैटरेक्ट का कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं आ रहा, लेकिन जब हम वहाँ पे गॉल्ट करेंगे तो उसके अंदर कैटरेक्ट प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मींस ब्रेन डिसफंक्शन एंड ये बाकी सिम्टम्स जो हिपैटोमेगाली और रीनल डिसफंक्शन, वोमिटिंग, जॉन्डस, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये आपने बात याद रखनी है। आई होप यू विल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।